आज हेरिटेज वॉक ने औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर में मोर देन 100 से ज़्यादा हेरिटेज वॉक लिए हमने। उसके बाद हमको एहसास हुआ कि औरंगाबाद ही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। तो ये इश्क का इम्तिहान नहीं है, ये हेरिटेज का इम्तिहान है जो हमको देना है। और वो कहाँ देना है? दौलताबाद फोर्ट है, देवगिरी का किला है, खुलदाबाद है, एलोरा है, पितरपोरा है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अजंता केव्स। तो आज हम देवगिरी किले के पास है, जो कभी हिंदुस्तान की राजधानी थी। आज इस किले में बहुत ज़्यादा जो है स्टोरीज है, लेजेंड्स है, जिसको आज मैडम जो है बड़े विस्तार से बयान करेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, जय हो। अरे अपने हेलो हेलो तो आवाज वैसे भी आ रहा है हम आज जो शुरू कर रहे हैं एक्चुअली हिंदी में सभी को एक्चुअली कुछ साल पहले एपिक चैनल आप समझते सबको पता है, तो एकांत उन्होंने एकांत का एक सीरीज शुरू किया था। तो वो लोग हमारे पास आए थे कि हम ये एकांत का सीरीज में बोले एकांत क्या होता है। तो वो बोल रहे कि हम ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स ले रहे हैं कि जो एक ज़माने में इट वाज टॉप ऑफ द ग्लोरी, यानी बहुत ऊंचा पहुंच गया था, और अब जो है खंडर है, यानी तकरीबन उसको बोलते हैं कि सिमेट्री हो गई है, ये टूम्स हो गए हैं, ये मकबरा हो गया है ये। तो मैं बोली नहीं, मगर दौलताबाद को वो हिसाब से हमने कभी देखे नहीं थे कि ये एक मकबरा हो गया है। हमने वो ही देखे थे कि वो ग्लोरी हम जो बोलते हैं नरेशन में। तो मैं बोली नहीं, ये तो खंडर नहीं है। तो बोले हाँ आज तो खंडर है, एकांत सिर्फ खंडर बताता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ वो। तो मैं रिकलेक्ट करने लगी कि ये पास्ट ग्लोरी क्या है। यानी एक ज़माने में ये जो दौलताबाद है, जिसको देवगिरी बोलती थी, देव की गिरी, तो वो जो बोलते थे, और आज खंडर हो गया, मगर वो पास्ट क्या है उसका। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाएंगे, और फ्लैशबैक में जो क्या क्या हुआ था और कैसा था दौलताबाद एक ज़माने में। एक छोटा सा आज हमको सिर्फ ये दीवारें दिखती है और काफ़ी सारे पैलेसेस के खंडर दिखते हैं, मगर वो ज़माने में क्या था वो। तो वो जब हम सोचते हैं और पीछे जाते हैं कि एक ज़माने में ये पूरे हिंदुस्तान की राजधानी थी। यानी सोचो कि इतना बड़ा उसका मदबा था, क्या बोलते मदबा ही था। अब ये थोड़ी जो गलतियाँ आप एक्सेप्ट कर रहे हिंदी में बोल रहे हो, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मराठी ठीक है, मगर हिंदी में जरा उर्दू तो ऐसी है। तो रुतबा एक ज़माने जो उसका रुतबा था, तो वो एक इंपीरियल राजधानी, यानी पूरे इंडिया की राजधानी थी। और जिसको राजधानी थी, और फिर उसके बाद स्टेट, यानी राजकीय राजधानी थी, स्टेट राजधानी थी। सो अलग अलग ज़माने में राजधानी ही थी। औरंगजेब के ज़माने में पहले शुरू में ये दक्कन की राजधानी थी दौलताबाद। बाद में उन्होंने औरंगाबाद में शिफ्ट करे। जब औरंगाबाद में शिफ्ट करे, जो उसकी एक शान और शौकत थी, वो वही ज़माने में से ख़त्म होने आई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ से जब पाँव निकाला दौलताबाद से और औरंगाबाद में आए, तो औरंगाबाद की शान शौकत बढ़ गई और यहाँ की शान शौकत जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये जो एक क्या था वो ज़माने में, यानी लोग जो है कहाँ कहाँ से आते थे। जैसे आपने मार्को पोलो का तो सुना ही होगा कि मार्को पोलो आए थे। इब्न बटूटा जो है अफ्रीकन ट्रैवलर, जो है पूरे दुनिया में जो घूमा है, वो भी आया था यहाँ पे। और उन्होंने क्या लिखे हैं इस दौलताबाद के बारे में, उन्होंने जो लिखे हैं, जैसे आमिर खुसरो आया था, हसन दहलवी आए थे, फरिश्ता आए थे, अपने ट्रेवेनियर, थीवनॉट,
ये ऐसे बड़े बड़े ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो यहाँ का लिखा है, जैसे मार्को पोलो ने लिखा है कि यहाँ जो है दौलताबाद में बाहर से जो देखे उन्होंने, तो बाहर वाले कई मर्चेंट्स और ट्रेडर्स बैठे हैं और बड़े बड़े ऐसे हीप्स ऑफ ज्वेलरी लेके बैठे हैं, और वो कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं है, पर्ल्स है, पर्ल्स, असली पर्ल्स लेके रास्ते में बेचने क्यों बैठे हैं। आप सोचो कि पर्ल्स, आज हम पर्ल्स, एक पर्ल लेने को गए थे तो हमको 25 से 1000 एक पर्ल के 2 कान में लगते हैं, और वो पर्ल्स का ढेर लेके, और वो ज़माने के पर्ल्स जो रहते हैं वो सही पर्ल्स थे। और फिर एक दूसरे एक ये ऐसे हीप्स थे जो ज्वेलरी थी, सिर्फ ज्वेलरी थी। तो ये जो हीप्स ऑफ ज्वेलरी, हीप्स ऑफ पर्ल्स लेके रास्ते में बैठे थे, और वहाँ पे मार्को पोलो ने और एक बताया कि लेदर पे जो है मैट्स बनाते थे, और वो मैट्स उसमें जो एम्ब्रॉयडरी होती थी बर्ड्स एंड बीज की, यूजुअली लाल और ब्लू कलर में होती थी। ये 2 कलर, सॉरी ऐसा मेरे को घूमना पड़ेगा तो ये सब अलग अलग कलर में, और एम्ब्रॉयडरी बर्ड्स, फ्लावर्स, बीज की होती थी, और बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी होती थी, और सारे दुनिया के लोग यहाँ पे आके ये परचेस करते थे मैट्स। आज वो मैट्स पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये जो इंडस्ट्री थी, और किम ख्वाब क्लॉथ इंडस्ट्री बहुत चलती थी यहाँ पे। कम ख्वाब, किम ख्वाब बोल के एक कपड़ा था, तो उसका असल नाम है कम ख्वाब। अब कम ख्वाब नाम क्यों है उसका, तो लोग ये बोलते हैं कि वो जो है पूरा सोने के तागे में से बना हुआ था, और सोने के तागे का अगर हम कपड़ा पहन के सोते हैं तो हमको नींद तो नहीं आएगी, कम ख्वाब, तो इस वास्ते वो कम ख्वाब था उसका डिस्टॉर्शन हुआ किम ख्वाब। तो ऐसे जो उसकी कहानियां हैं किम ख्वाब के, जो बनाते थे, क्योंकि दिल्ली से आए थे, दिल्ली से मोहम्मद तुगलक के ज़माने में जब इधर आए तब कम ख्वाब, किम ख्वाब, उसको हिमरू बोलने, बाद में हिमरू बोलना शुरू करे थे। तो ऐसे कई कपड़ा यहाँ बनता था, और लोग, दुनिया से लोग आके यहाँ पे खरीदते थे, खरीद यहाँ पे होती थी। और उन्होंने बड़े बड़े लोगों के, वो पर्शियन एम्बेसडर कौन सा, पर्शियन एम्बेसडर, एक पर्शियन एम्बेसडर ने दौलताबाद में आके एक कपड़ा खरीदा, जो छोटा सा ऐसा स्क्वायर कपड़ा था, उसको बनाने में 5 साल लगे, उसको सिर्फ बनाने में 5 साल लगे, और फिर वो उसकी कीमत इतनी हाई थी कि वो वही सिर्फ अफोर्ड कर सकता था। तो उन्हें ये बोल रहा था कि ये कपड़ा जो है मेरे कई पीढ़ियों तक चलेगा, ये कपड़ा लोगों को मैं बताते जाऊंगा कि ये दौलताबाद से मैंने लेके आया था। तो ऐसे एक पिक्चर थी। उसके अलावा यहाँ पे जो कला, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर का जो एक रुतबा था, जो एक रुतबा था, तो आप सोचेंगे कि बहुत एमिनेंट ऐसे म्यूजिशियंस थे यहाँ पे। आपने सुने हैं शायद सारंगदेव, गोपाल नाइक, ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। सारंगदेव जिसने कौन सा किताब लिखा था, म्यूजिक संगीत रत्न, जिन्होंने लिखा था, और उन्होंने जिसमें म्यूजिक एंड डांस ये दोनों का लिखा था। उसके अलावा और एक संगीतकार जो है, जो गोपाल नाइक है, उनका मेन जो है ध्रुपद सिंगर बोल के है उनकी ऐसी कहानी है कि गोपाल नाइक बहुत अच्छा गाते थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार बोला कि मुझे भी सुनने का है गोपाल नाइक, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उसमें। आमिर खुसरो भी तब आए थे यहाँ पे, तो आमिर खुसरो और अलाउद्दीन, अमीर खुसरो, आप ये दोनों जो है, तो अमीर खुसरो वो बोलता था कि कोई दूसरा संगीतकार आना नहीं, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उसको छुपा लिया, अमीर खुसरो को छुपा लिया, और फिर वो इसने गोपाल नाइक ने 7 घंटे कंटिन्यूसली गाना गाए। ध्रुपद संगीत, गाना में नहीं बोलेंगे, ध्रुपद संगीत जो है वो 7 घंटे कंटिन्यूसली गाए। तो आमिर खुसरो भी इतना, अमीर खुसरो भी इतना इम्प्रेस हो गया था कि 7 घंटे ये इंसान गाता है, और वो भी उसका जो ये था, पिच था, परफेक्ट पिच था, कहीं भी। तो अमीर खुसरो बोला कि इसके जैसा संगीतकार मैंने, इसके जैसा गायक मैंने अभी तक कभी सुना नहीं है। और उन्होंने क्या किया कि गोपाल नाइक को दिल्ली को लेके चले गए। हमारी शान ग्रेजुअली यहाँ से कैसे चलेगी, देखें
कि इन्होंने अपना लेके चले जाते हैं अपना पूरा ज्वेलरी ये वो भी चले गई। और उसके बाद और एक यहाँ की खासियत ये है कि हम जो बोलते हैं कि उर्दू भाषा जो है हम बोलते हैं कि नॉर्थ की है, मगर माफ़ कीजिए वो डेक्कन की दौलताबाद से शुरू होगी। उसकी ओरिजिन का है दौलताबाद में है। और मुझे बहुत लोग ना ये भी करेंगे, मगर कैसा हुआ कि वहाँ पे यहाँ पे जो है मोहम्मद तुगलक के ज़माने में जो लश्कर थी, आर्मी थी, तो वो बाज़ार में जाते थे। बाज़ार में अलग लोकल लोग भी आते थे, बाहर के लोग भी आते थे। यानी लोकल लोग जो लैंग्वेजेस बात करते थे उसमें तेलुगु थी, कन्नड़ी थी और मराठी थी। ये 3 लैंग्वेजेस लोकली बोला करते थे। उसके अलावा जो बाहर से लाए थे तो वो अवधी थी, पूरबी थी, ब्रिज भाषा था, टर्की थी, अरबी थी और फारसी, ये लैंग्वेजेस बोलते थे। तो ये जो लैंग्वेजेस है सब अपने अलग अलग लैंग्वेजेस में जाके बाजार में मिलते थे। एक दूसरे को समझने के लिए उन्होंने इंटरेक्शन करते करते जब वो ये बोलते कि 7 या 8 साल से ये लोग 7-8 साल तकरीबन तुगलक इधर था। कोई बोलते 10 साल था, कोई बोलते 11 साल था, अभी तक पता नहीं। यूजुअली इट इज सेड दैट 1327 to 1334 तक मोहम्मद तुगलक था। तो वो पूरे 7-8 साल 10 साल जो कुछ है वो पूरे ज़माने में इतने 10 साल में जो उनकी जो वार्तालाप होती थी, उनके जो इंटरेक्शन होते थे, उनके जो बातें होते थे, उसमें से एक नई भाषा तैयार होती। और वो नई भाषा को वो ज़माने में दक्खनी बोलते थे, दक्खनी भाषा बोलते थे, जिसका ग्रेजुअली डेवलपमेंट होके वो उर्दू, क्रूड उर्दू बन के नॉर्थ में वो पॉलिश्ड उर्दू बन गई, रिफाइंड उर्दू। और फिर नॉर्थ वाले बोलते उर्दू हमारी भाषा है। तो डेवलप कहीं उसका ओरिजिन कहाँ है, जो यहाँ पे उसका ओरिजिन है, तो हम उसको लोग बताते ही नहीं कि ये दक्खनी है, दक्खनी से उर्दू, क्रूड उर्दू हुई, क्रूड उर्दू से जो है ये उर्दू हुई। ये यहाँ की जो लैंग्वेजेस जो डेवलप हुए। और एक लैंग्वेज जो यहाँ से इम्प्रूव और बहुत अच्छा हुआ, मराठी। महानुभाव पंथ जो थे उन्होंने मराठी में जो अनेक डेवलपमेंट किए, इम्प्रूवमेंट किए। चक्रधर स्वामी जो थे, तो वो मराठी की जो लैंग्वेज है जो एकदम पॉलिश्ड, जो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज जो बनी, ये यहाँ पे बनी। तो ये भी यहाँ की देन है। मराठी जो है आज लैंग्वेज है, हम पॉलिश बोलते हैं। जैसे पूना वाले बोलते हैं कि मराठी सबसे पॉलिश पूना वाले है ना। सब बोलते हैं, पता नहीं से, मगर हाँ ये बोलते हैं कि ज़्यादातर ये बोलते हैं कि वो जैसा आप पूना वाले के घर में गए तो बहुत बार अपने को एक एक्सपीरियंस आता है कि हम लोग भी गए थे, तो चाय पीएंगे, कॉफ़ी पीएंगे, कोल्ड ड्रिंक पीएंगे। अब हमने एक बार बोला भाई कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, वो कोल्ड ड्रिंक आखिर तक आई नहीं। वो मुझे एक एक्सपीरियंस आया। अब हर जगह ऐसा होता है, ऐसा मुझे पता नहीं, कोई एक एक्सपीरियंस आया तो मैंने लोगों से सुनी थी, तो मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। वो तो एक ही बार कर लिया, उसके बाद ज़्यादा गई नहीं किसी रिलेटिव से। एनीवे, तो ये जो लैंग्वेजेस डेवलप हो गए। और एक जो अहम रोल है, किसी ने हेमाड़पंथी आर्किटेक्चर जो है, शायद बहुत लोगों ने सुने होंगे हेमाड़पंथी, जो हेमाद्री यानी इनका जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था यादवास का, तो उन्होंने जो एक डेवलप किया आर्किटेक्चर जिसका नाम है हेमाड़पंथी आर्किटेक्चर। अब इसमें स्पेशल क्या है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। किसी को पता है क्या है इसमें, ऐसा कुछ स्पेशल क्या है? अरे टेम्पल के टेम्पल जैसा बनाए उन्होंने, वैसे ही बनाए है ना। स्टोन कार्विंग, इसमें कार्विंग, स्टोन कार्विंग, मोटिस, और ये जो स्पेशल कार्विंग जॉइंट्स से जो अंदर डालते हैं, जॉइंट्स एक ये ऐसा है, उसके ऊपर जो जॉइंट करके ज्वाइन करते हैं, पत्थर से पत्थर जो इंटरलॉकिंग जो करते हैं, वो इंटरलॉकिंग से उन्होंने टेम्पल्स तैयार किया। ज़्यादा थोड़ा लाइम यूज़ करें, मगर बाकी जो मॉर्टर है वो उन्होंने यूज़ नहीं करे। तो इसीलिए उनकी आर्किटेक्चर जो है स्पेशल आर्किटेक्चर है। तो उनके सारे टेम्पल्स, हेमाड़पंथी टेम्पल्स जो है इसी टेक्निक से बने हुए हैं। तो इसी वजह से हेमाड़पंथी ये आर्किटेक्चर स्पेशल है, जो आज हम देख सकेंगे। एक टेम्पल जाते के साथ चांद मीनार के थोड़े आगे टेम्पल आज भी है, बहुत ही बुरी हालत में है, मगर टेम्पल है जो हम देख सकते हैं। तो ऐसे जो अनेक पहलू है यहाँ के। और एक जो बहुत अहम चीज़ मैं तुमको बताना चाह रही हूँ कि जो
यहाँ पे जो बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत, यानी अमीर खुसरो इब्न बटूटा जब आए थे उन्होंने बोले कि वो ज़माने में बगदाद बहुत सा अल्टीमेट, यानी बगदाद जैसा खूबसूरत शहर पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा बोलते थे। अब जब अमीर खुसरो ये आए इधर और इन्होंने यहाँ दौलताबाद देखा तो उन्होंने बोले कि बगदाद को नाइल में फेंक दो, इतना खूबसूरत दौलताबाद है। तो ऐसा बोलते हैं कि मोहम्मद तुगलक जब यहाँ शिफ्ट होने वाला था तो शिफ्टिंग के समय तकरीबन 7 साल 1321 to 1327 तक उन्होंने बगदाद से, समरकंद से आर्किटेक्ट्स, ये आर्किटेक्ट्स वाले सुनो कहाँ से आर्किटेक्ट्स आए, अब अपने को जरूरत नहीं है बाहर के आर्किटेक्ट्स की, टाउन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ये सब दौलताबाद को भेजे और पूरा नक्शा बदल दिए थे दौलताबाद। आज हमको कुछ दिखता नहीं है पर पूरा नक्शा बदल दिए थे। सिटाडल यानी टॉप से लेके अलग अलग सेक्शंस, ऐसे 5 सेक्शंस बनाए थे, यानी रॉयल्टी के लिए ये सेक्शन है, नोबिलिटी के लिए सेक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन है, कॉमन पीपल के लिए सेक्शन है, रिलीजन के लिए सेक्शन है, काजीज इनके लिए एक अलग सेक्शन है, ऐसे अलग अलग 5 सेक्शन बनाए थे। यहाँ पे गार्डन्स बनाए थे, बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज लाए थे, जैसे यहाँ जो लोकल ट्री हमको पता है कि लोकल जाम है यहाँ पे, सीताफल है यहाँ पे, अंजीर कहाँ से है? यहाँ पे अंगूर, अंजीर और वाटरमेलन, तरबूज, ये सारा वहाँ से लेके आए थे। अनेक टाइप के फ्लावर्स लेके आए थे बाहर से, और ये पूरा जो है जितना एरिया है, खुला एरिया है, वो सारा गार्डन बन गया, खूबसूरत गार्डन। यानी जब तक 7-8 साल जब तक मोहम्मद तुगलक आए थे, सारा गार्डन बन गया था। तो ये जो खूबसूरती थी यहाँ की, तो ये खूबसूरती वो ज़माने में बहुत ब्यूटीफुल था। टाउन प्लानिंग परफेक्ट थी, आर्किटेक्चर परफेक्ट था, बड़े बड़े महल थे यहाँ पे, और लोग जाके यानी महलात का जो शान थी, शान और शौकत थी, वो तो वही ज़माने में देखने का था। आज तो हम वो ज़माने में जा नहीं सकते, मगर उसकी एक झलक ये झलक कहाँ से देखेंगे आप? महसूस कर सकते। तो ये जो उन्होंने बढ़ाया था, इस वास्ते अमीर खुसरो ने बोला कि बगदाद से भी खूबसूरत है ये, क्योंकि उसको वैसे बनाया गया था। तो ये जो ट्रांसफ़र किया, कई लोग बोलते हैं मोहम्मद तुगलक को कि दिल्ली जैसे यहाँ से दौलताबाद क्यों आए, मगर दौलताबाद को तो उन्होंने बगदाद बना दिया था। और उसके भी कोई ऐसे लोग कई बोलते हैं कि उसके भी कॉजेज़ है कि मोहम्मद तुगलक क्यों आए। सबको तो मालूम है कि अनेक बहुत सारे रिबेलियंस शुरू हो गए थे और रिवॉल्ट्स शुरू हो गए थे। कुछ वो लोग बोलते हैं कि मंगोल्स बाहर से अटैक्स कर रहे थे। अब और एक शायद रीज़न किसी को पता नहीं है, जो और एक रीज़न कि मोहम्मद तुगलक, दिलचस्प रीज़न आप बोलना चाहेंगे? नहीं, आप बोलिए। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो दिलचस्प रीज़न है, ऐसा बोलते हैं कि रात के वक्त लोग क्या करते थे, ये तो ये है कि अब मैं बोली थी मोहम्मद तुगलक के जुल्म सितम से तंग आकर लोग क्या करते थे, वो रात में चिट्ठियाँ लिखते थे, बंद करते थे और उस पर लिखते थे दिस इज जस्ट फॉर द किंग, ये सिर्फ बादशाह के लिए, इसको कोई कसम है कि इसको कोई और ना खोले। तो वहाँ रहता था, बादशाह की पेशी में जो है खत जाते थे और उस पर गालियाँ लिखी हुई। तो ये मोहम्मद तुगलक की ये बात बुरी। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये कोई किताब नहीं कह रही है, ये इब्ने बतूता कह रहा है। इब्ने बतूता ने जो भी कहा है वो आंखों देखा हाल है, जो आंख से देखा वही कहा है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो उसने लिखा, अच्छा किसी और ने पायतख्त को या राजधानी को बदल नहीं दी, किसी और ने ये बात नहीं कही, ये सिर्फ इब्ने बतूता कहता है। तो ये जो अनेक कॉजेज है, तो इसमें का एक कॉज जो है वो बड़ा दिलचस्प है, शायद सही भी है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक की जो एक आदत थी, यानी मोहम्मद तुगलक का जो एक स्वभाव था कि वो घड़ी में तोला, घड़ी में ऐसे घड़ी में तोला, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। यानी वो जरा छोटी से छोटी गलती पर कत्ल की सजा देता था, या फिर किसी से खुश हो जाए, छोटी सी बात पे खुश हो जाए
तो मुफलिस को करोड़पति बनाएगा। तो ये जो है ये उसका एक क्या कहेंगे उसको एक उसका प्रभाव कुछ स्वभाव कुछ ऐसा था कि गरीब को लखपति बना दे और छोटे से छोटे जुर्म में लोगों को खत्म कर दे। तो इब्न बतूता ने उसके बारे में कहा कि ये खूनी बादशाह है, खूनी शाह के नाम से। तो ऐसे जो कई ये हैं और यहाँ पे बहुत दिलचस्प इंसिडेंट्स जो है, एक ही इंसिडेंट बोलेंगे फिर हम शायद वी शुड अंदर भी जा सकते हैं, मगर एक जो बड़ा बहुत दिलचस्प इंसिडेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जब अटैक्स होते थे, मलिक कफूर ने काफ़ी 4 अटैक्स जो है दक्कन में किए थे, ककाटियास, होयसालास यानी ऑल जो डायनेस्टीज़ के लिए अटैक करे थे। आप इसमें ऐसा बोलते हैं कि राजा कर्णदेवा जो गुजरात के राजा थे, तो उनको एक बार जब अटैक करे तो उन्होंने अपने राजधानी से भाग के दौलताबाद में उन्होंने शेल्टर सीख करे थे। तो यहाँ जब रह रहे थे तो तब शंकर देव राया भी थे, रामचंद्र देव राया भी थे, और शंकर देव राया ने उनकी भी, क्योंकि बीवी बेटी दोनों भी आए थे, बीवी का नाम कमला देवी था और बेटी का नाम देबाला देवी था। देबाला बड़ा अच्छा नाम है, अगर किसी को रखना है तो रखना। तो ये जो 2 नाम थे वो ये सब दौलताबाद में रहने को आए थे। और फिर जब शंकर देव राया ने देखा देबाला देवी दोनों भी बहुत खूबसूरत थे, तो उसका बहुत मन करा इससे शादी कर दे। उन्होंने प्रपोज भी किया अपने बाबा को बोल के, मगर वो बोले नहीं नहीं, अपनी जाति के नहीं हैं, जो हमारे पास हमेशा चल रहा है। तो वो उसी वजह से फिर वो अनफॉर्चुनेटली शादी हो नहीं सकी। मगर शंकर देव राया के दिमाग में तो था कि मैं शादी करूँगा तो इससे ही करूँगा। वो भी ज़माने में बहुत ये थे, नहीं करूँगा तो इससे करूँगा। तो फिर उन्होंने फिर एक बार ऐसा करा, फाइनली अपने बाबा को तैयार कर दिया, ब्रेन वॉश करके कि मुझे इससे शादी हो। फाइनली उन्होंने बोले अच्छा। तो अपने भाई को, शंकर देव राया ने अपने भाई को गुजरात में भेज के देबाला देवी को बुला लिया। अब वो क्या हो गया कि उसके पहले जो है, पहले का किस्सा ऐसा था कि कमला देवी जो है, तो उसको मलिक कफूर के एक अटैक में कमला देवी को पकड़ के वहाँ पे दिल्ली में लेके गए थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी कर लिया। मगर देबाला देवी बच गई थी। मगर उस ज़माने में कि घड़ी घड़ी अटैक्स होने की वजह से देबाला देवी को छुप के ये कर रहे थे कि छुपा रहे थे। तो करण देव राय ने कहीं उसको छुपाया था, मगर ये लोग पीछे पड़े थे। अब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ एलोरा केस के पास कि उसको ढूंढने को 2 लोग जो उसके जनरल्स आए थे। खिलजी की फौज जो है एलोरा देखने इसके पास आए थे देवाला की तरफ, लेकिन पहले उन्होंने एलोरा गए। हाँ, ये जो खिलजी की फौज जो है वहीं एलोरा में रह रही थी। एक्चुअली वो देबाला देवी के फौज में थे, और वो एक दिन उन्होंने बोली कि हमको सबको एलोरा जाने का है। अब देखो वो ज़माने में उन्होंने सब एलोरा जाने के लिए ख्वाहिश करी और सब निकले थे। अब सामने से दूसरी एक आर्मी जैसा दिखे, तो इनको ऐसा लगा कि रामचंद्र देवराया ने उनको अटैक कर रहा है। तो वो भी फौज, अपनी फौज थी, छोटी सी जो फौज थी वो लेके भागे, और ये तो लड़की को लेके आ रहे थे, यानी देबाला देवी को लेके आ रहे थे। अब उनको ये नहीं मालूम था कि देबाला देवी इनके साथ है। और उतने में क्या हो गया, जैसे ये पार्टी आ गई सामने से, थोड़े दूर ही थे, तो उतने में क्या हो गया कि उनका एक तीर जो है देबाला देवी के घोड़े के पैर को लग गया। और वो पैर को लगते के साथ वो कूदियाँ मारने लगा। जैसे वो कूदियाँ मारने लगा तो उसके जो दासिया थे सब भागे कि देबाला जी, देबाला जी, देबाला जी। अब देबाला जी बोलते के साथ ये जो आप, अरे ये देबाला देवी है, तो उसको पकड़ लिया उन्होंने और फिर दिल्ली को लेके गए, और उसने जो है देबाला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे से शादी की। तो ऐसे जो इंसिडेंट, यानी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद शंकर देवराया को से शादी होती थी, मगर वैसा नहीं हुआ, इसलिए वो देबाला देवी दिल्ली गई। तो और फिर वो असल में ये आर्मी उसको ढूंढने को आई थी, क्योंकि कमला देवी को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। वो अलाउद्दीन खिलजी को बोली कि मुझे मेरी बेटी से मिलने का है, तो वो उन्होंने अपनी आर्मी उसकी बेटी को ढूंढने को बनाया, इस वास्ते उसको मिल गई, और मिले तो बड़ी खुशी से उसको लेके गए। तो ये जो इंसिडेंट्स, ये फरिश्ता ने लिखा है कि ये जो असल इंसिडेंट हुआ है, तो काफ़ी लोगों ने एक्चुअली देखा हुआ है जो इंसिडेंट हुआ था। यानी ऐसे हम, और उस पर फिर अमीर खुसरो ने उस पर एक पूरी पोएट्री लिखी है। तो वो पोएट्री जब हम
पढ़ते हैं तो आमिर खुशी की लैंग्वेज कौन सी है? तो ज़रा डिफ़िकल्ट है समझने में और पढ़ने में भी, मगर शायद उसको कोई ट्रांसलेशन कर दे तो शायद बहुत अच्छी पोएट्री ऐसी है। तो ऐसे कई ऐसे वाक़या है दौलताबाद में और कई ऐसे ये है डिफेंस टेक्निक जो है यहाँ पे। आप डिफेंस टेक्निक्स हम तो जाते जाते वैसे देखेंगे किसने बनाया, किसने ये बनाई। ये तो बाहर का पूरा ये है फोर्टिफिकेशन वॉल है। तीन वॉल्स हैं इसमें। इसके डिफेंस ऑफ पॉइंट की अगर हम देखें तो यहाँ पर तीन जो है फसीलें हैं, अंबरकोट, महाकोट और कालाकोट। अंबरकोट मलिक अमर का बनाया हुआ है, महाकोट बहमीस ने बनाए थे, महाकोट और कालाकोट जी। तो ये तीन जो है डिफेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये इसमें मोस्ट ऑफ द वॉल्स जो फोर्टिफिकेशन वॉल्स है उसकी हाइट 30 to 40 फीट है हाइट, कहीं कुछ 48 फीट भी है। ऐसा लिखा हुआ है कई जगह की 60 फीट तक भी है, ऐसा मुझे नहीं मालूम 60 फीट तक है, अगर यूजली 30 to 40 एवरेज हाइट है, 48 फीट भी है। अब ये जो हाइट है ये काफ़ी है। अगर हम आगरा का फोर्ट देखें तो मोरलेस किसी को मालूम है आगरा फोर्ट के वॉल की हाइट क्या है? 70 फीट है। द हाइएस्ट हाइट दैट एनी वॉल है 70 फीट हाइट है उसकी, और उसके अंदर पूरा लोहा से उसको क्लोज किया गया है, इंटरलॉक कर करके उसको पूरा बनाया है। पूरा उसमें सारे बाइंडिंग मटेरियल जो है वो डाल के इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट है कि ऐसा बोलते हैं कि एक बाल भी अंदर नहीं जा सकेगा। कोशिश करके देखो, बाल भी अंदर नहीं जा, मगर ये है कि बाल भी अंदर नहीं जा सके, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट है वो। और उसमें से एक बार मैं समझती शाहजहां ने, और पता नहीं मेरे को याद नहीं है वो स्टोरी, पर किसी ने किसी को इंसल्ट, राजपूत थे वो, इंसल्ट किया था। तो उन्होंने जो है जो कौन सी बाहर का एक गेट है, आगरा गेट है, दिल्ली गेट है, पता नहीं, वहाँ से उन्होंने छलांग मार के ऊपर से दूसरी जगह। यानी आप सोचो कि घोड़ा कैसा छलांग मार सकता है। तो ये कहानियाँ नहीं हैं, सच बात है, सच हुआ। और उसकी वजह से उसका वो दरवाजे का नाम भी उसी सरदार के दिया है, अभी मुझे याद नहीं है। एनीवे अब हम लोग जो है फोर्टिफिकेशन वॉल्स देखेंगे, जो हॉर्नवर्क है देखेंगे, पराकोटा है, बारबिकन, अलग अलग जो उसके डिफेंस टेक्निक्स जो है वो सब देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे कैनन्स हैं, मुग़ल पीरियड के हैं, आई थिंक निज़ाम शाही पीरियड के भी हैं, ब्रिटिश लोगों को भी है यहाँ पे। तो कुछ के अच्छे नाम भी हैं, कैनन्स के कुछ नाम और भी है। काला पहाड़ है। तो ऐसे कई नाम हैं, और हम वो सब जाके एक एक करके देखेंगे, आँखों से देखेंगे अपने, तो आपको ज़्यादा ये रहेगा, क्योंकि अभी मैं तो सिर्फ आपको बतला रही हूँ। और एक एक जो किंगडम्स है, यादवा काल का जो है, फिर अलाउद्दीन खिलजी। वैसे अलाउद्दीन खिलजी का बहुत कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द मंदिर या तो मॉस्क जो थी, जो उसको बाद में अब भारत माता मंदिर बोलते हैं, तो उतना उसका इसमें कुतुब शाह खुद्दुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसने जो है कुछ थोड़ा उसके अंदर एडिशंस करके उसको मस्जिद बनाया था। यहाँ पर जब बात होती है मोहम्मद तुगलक की, तो एक बात मुझे याद आती है कि इब्न बतूता ने एक जगह मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा था। मोहम्मद तुगलक ने अपने ट्रैवलॉग में लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने यहाँ पर जो केव थे, जैन केव जो थे, उसको प्रिजन में बदल दिया था। अच्छा, उस प्रिजन के बारे में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर उसने बड़े बड़े चूहे पाल रखे हैं, और ऐसे चूहे हैं जिससे बिल्ली भी डरती है। तो वो भी एक टैक्टिक थी
तोगलक की कि ऐसे प्रिजन बनाया, इसमें बड़े बड़े चूहे रखे, और जो उसमें दो जो है मुस्लिम थे, एक तो चूहों के काटने को वजह से मर गया। जब तोगलक को मालूम हुआ कि भाई वो वहाँ पर कुछ चूहे ने मार मार के उसको खत्म कर दिया, तो कहा दूसरा जो है उसको निकालो फौरन। तो ये एक किस्सा ये भी है। जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर चावले, सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैडम ने जब बोला कि हेरिटेज वॉक 2 साल के बाद शुरू हो रहा है, तो हमने बोला कि इसका अपॉर्चुनिटी हम भी लेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक शुरू हुआ अभी 19 से 25 चलता है, हर साल हम मनाते हैं। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये आपका कल्चरल हेरिटेज है। आप जैसे हेरिटेज वॉक कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा आते ही चाय लिए, पिए और बस ग्लास फेंक दिए। अब ये सब चीज़ आप लोगों को, क्योंकि आप हेरिटेज वॉक में आए हैं, आप अगर सीखे कि किस तरह से हम लोगों को मुश्किल होता है मॉन्यूमेंट मेंटेन करने में। ये 204 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो हमारा ASI के प्रोटेक्शन में है वो है, बाकी आउटर फोर्टिफिकेशन 4.5 किलोमीटर के करीब है। आपने देखा होगा पार्किंग, अभी आप जब आए हैं तो आपको कोई दुकान ये सब नहीं मिली। तो ये हम लोगों ने लास्ट 1 साल में प्रयास करके 9 महीना कोर्ट में लड़के सब लोगों को बाहर निकाला। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोकल हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, अभी भी आपने देखा आगे रोड में बहुत सारा भीड़ है, दुकान जब खुल जाती है लोगों को आने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग सब लोकल्स और क्या बोलते हैं, जागरूक सिटीजन्स हैं। मैं कलेक्टर से बात कर रहा हूँ, आप लोग में से भी अगर कोई इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं कि सामने का एरिया पूरा खाली होना चाहिए। उस साइड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा एरिया डेवलप किया था, लेकिन लोकल लोगों ने उसको कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने पॉलिटिशियन से और कलेक्टर से बात किया है, अगर सब दुकान वहाँ शिफ्ट हो जाए, पार्किंग वहाँ पे हो जाए, तो लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगा। जैसे मैडम ने बहुत सारे हिस्ट्री बताया, लेकिन जो ट्रेडिशनल चले आ रहा है, सब बिलीव करते हैं कि 100 BC से यहाँ पे ऑक्यूपेशन रहा है, और 1187 में बल्लाला 5 ने शुरू किया। उसके बाद ऐड होते होते सबसे ज़्यादा जो एडिशन हुई है फोर्ट में, जो आप बाहर देख रहे हैं, वो निज़ाम और अहमदनगर के रूलर्स के समय में हुआ है। और आज के दिन में इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे चार्ज लिया 1 साल पहले, मैं इससे पहले हैदराबाद में था, तो गोलकोंडा में आप 54 एकर्स है, लेकिन बहुत कुछ है नीचे देखने के लिए। तो हमने इस साल कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करने के लिए प्लान किए हैं। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर तक आए, ये यहाँ पे इंचार्ज है, इनका किताब पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे चीज़ पता चला, वरना मेरे को बहुत अजीब लगता था, मैं आता था सीधा ऊपर जाओ और नीचे आके बाहर चले जाओ। तो लेकिन फोर्ट के अंदर बहुत सारे वो हैं। एक पीछे में आप आज अभी जाते वक्त देखेंगे, चांद मीनार के पीछे जाएं तो वहाँ पे आपका कोतवाली है, उससे फिर आगे जाने से आपका पैलेस एरिया है, वहाँ पे एक हमाम है, इसके बाहर भी एक बहुत अच्छा हमाम है। हम स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि वो हमको दे दे। उसके बाद फिर केव्स है जो बात कर रहे थे, अब उसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि लोग बोलते हैं वो जैन केव्स है। अब वहाँ पे कोई भी आर्किटेक्चरली अगर आप देखें तो उसमें कोई जैन की वो नहीं है, लेकिन उसके आगे एरिया में बहुत सारे टेम्पल्स थे जिनमें जैन इमेजेस थे, जो अभी वो जो क्या है वो आम खास एरिया के अंदर म्यूजियम जैसा बना के डिस्प्ले किया हुआ है। तो क्योंकि क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने से चीज़ें चेंज होती हैं। तो पहले टेम्पल्स था, उसके बाद आपका मुस्लिम रूल आया, तो उन लोगों ने मस्जिद बनाए, ये सब किए। लेकिन एज एन आर्कियोलॉजिस्ट और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सब पार्ट जो चेंजेस हुए हैं, दिस आर पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज टुडे। हम लोगों को स्पेशली जब हम ट्रैवल करते, लोग पूछते हैं आप ये पुराने चीज़ों के ऊपर पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं। आप लोग को भी मन में आता होगा क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं। तो मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि IIT में भी हम लोग जब गुवाहाटी में था मैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वाई डज द गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन मेंटेनिंग ऑल दिस ओल्ड स्ट्रक्चर्स। बहुत लोगों को ख्याल आती है। मैं खाली सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप घर में अपने दादा दादी के फोटो लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर लीनिएज। सो उसी तरह से इंडिया का ये एक चित्र है जो विच टेल्स यू अबाउट योर कल्चर, एंड फिजिकली वी हैव आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स टिल 5000 ईयर्स बैक। उससे पहले का भी होगा जो अभी नहीं निकला। हरप्पन सबसे अर्लीस्ट है, वो हमें मिलती हैं। रॉक आर्ट मिलती है भिमबेटका, ये सब में इट गोज इवन फर्दर अप टिल अपर पैलेलिथिक पीरियड, उस तरह से।
दूसरा चीज़ है ये वर्ल्ड हेरिटेज वीक डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, और स्पेशली हम इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे लोग यहाँ आए। और पहले मैं सोचता था क्यों हम वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं जब श्रीलंका गया वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ। मैं सबको वो एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम सिगरिया गया, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा जगह है, और वहाँ पे कुछ पेडेस्टल्स हैं, वहाँ लिखा है प्लीज़ डोंट सिट एंड टेक फोटोग्राफ्स। लेकिन हम लोग की जैसे नेचर है, कोई लोग नहीं था, हम बैठ गए और फोटो खींच रहे थे। दो छोटे छोटे बच्चे, एकदम सिंपल, मैंने फील भी नहीं होगा कि वो आपको कुछ बोलेंगे, चुपचाप दोनों आए, पेरेंट्स अपना बात कर रहे हैं, आके हम लोगों से पूछा यू नो इंग्लिश, हम लोग को लगा, बोले यस, यू नो सी व्हाट इज रिटन। इतना शर्म लगा हमको, हम चुपचाप मुंह बंद किए और वहाँ से भाग गए। तो ये चीज़ बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को बोले कि यहाँ पे ये मत करो, झगड़ा होता है। मेरा हमेशा झगड़ा होता है, क्योंकि लोग दीवार में लिखते हैं, कहीं पे खाना खा के फेंक दिए, तो मैं कभी भी साइड जाता हूँ मेरा झगड़ा होता है। यहाँ तो मैं आजकल थोड़ा कम बोलता हूँ, क्योंकि बाकी जगह में मुझे गनमैन मिलते थे तो वो साथ रहते थे तो हिम्मत रहता था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। तो इसीलिए बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोग ये जो धरोहर है ये हमारा पास्ट है, और फ्यूचर को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम रहते थे। एंड मैडम और इन लोगों ने जैसे बताया, बाहर के जितने लोग आते थे वो हमारा कल्चर, हमारा पास्ट देख के इतना खुश होते थे। अब आर्कियोलॉजी में भी 1930s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बनाया था, उनको फील हुआ कि ये डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। तो एक लियोनार्ड वोली करके उनको भेजा गया, एंड ही ऑल्सो फेल्ट कि नहीं, ASI शुड बी क्लोज। बट 2-3 अच्छे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनको बोला प्लीज़ हैव ए राउंड ऑफ द कंट्री देन डिसाइड। फिर उस आदमी ने इतना अच्छा रिकमेंड किया कि 1940s में मॉर्टिमर व्हीलर करके एक आदमी को हमारा डायरेक्टर जनरल बना के भेजा गया, एंड ही टुक इंडियन आर्कियोलॉजी 50 years अहेड। और आज के दिन हम फिर पीछे चले गए हैं अबाउट 200-300 साल बाद। आपको अगर इस तरह से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग आए हैं फिर से क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी कि ये हेरिटेज हमारा है, इसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये हिंदू मुस्लिम रिमेन्स नहीं होती, ये हमारा पास्ट है, चाहे वो किसी का भी हो, वो पार्ट ऑफ अवर कल्चर हो गया है, और हमें उसमें प्राइड लेना चाहिए। क्योंकि आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ईरान से आके आर्किटेक्चर आया, ये यहाँ से आके आया है, बट वो यहाँ आने के बाद उसको इंडियनाइज किया गया। आपको प्योर फॉर्म में वहाँ का आर्ट नहीं मिलता है, और यहाँ पे बनने के बाद वो, क्योंकि जो आर्टिस्ट थे वो इंडियन थे, आप चाहे कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसमें आपका जो कारीगर था, चाहे वो हिंदू मंदिर बना रहा था या मॉस्क बना रहा था, वो लोकल लोग ही थे। फिर उसमें बुद्धिस्ट बना रहा था या जैन बना रहा था या टेम्पल बना रहा था, आर्टिस्ट वही थे। इसलिए आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिलेंगे, और ये कंटिन्यू होते रहा। तो आप जब अंदर जाएंगे, मैं मैडम से वही पूछ रहा था कहाँ तक जाएंगे, जो यंग है वो एकदम ऊपर तक जा सकते हो, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और वो जो काला कोठरी था, जो भूल भुलैया था, उसमें बहुत बैट के स्मेल आते थे, तो इसलिए हम लोगों ने 2 महीना पहले से अभी लाइटिंग शुरू कर दिया है, तो वो बैट का स्मेल चला गया और आप नॉर्मली जा सकते हैं। और हम फ्यूचर में ट्राई कर रहे हैं कि उसमें हम लाइटिंग वो करें कि गाइड लोगों को, क्योंकि जब लोग जाता है भूल भुलैया बोलते हैं तो आपको लाइट होगा तो पता नहीं चलेगा, तो हम बीच में स्विच का प्रोविजन रखेंगे। अभी तो इस साल में हो जाएगा, तो आपको वो फील हुआ कि कितना अंधेरा है, क्योंकि आप अभी जाएंगे तो नॉर्मल आप खाली सीढ़ी भूल भुलैया से चढ़ के ऊपर चले गए। तो ये सब चेंजेस हम चाह रहे हैं। महल का एरिया आप जाएंगे, अगर आप वहाँ पे देखते हैं, हम वहाँ पे भी रोड बना रहे हैं, फिर केव्स जाने के लिए बना रहे हैं, और ऊपर में भी जो बारादरी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो हम आप नेक्स्ट ईयर जब आएंगे, वॉक मैंने बीच में तो आते रहेंगे, लेकिन मार्च के बाद मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा सा फोर्ट का कंडीशन, और इसको भी हम एक पार्किंग बना के इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कॉमन करने वाले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस होंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने लोगों को, क्योंकि जैसे वो जो सलमान खान की मूवी थी ना, जय हो, आप मैसेंजर बन सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज के लिए। क्योंकि हम लोगों को ASI में, जैसे ये किला 204 एकड़ मैंने बोला, मेरे पास खाली 40 आदमी हैं जिससे हम साफ रखते हैं इसको। आप लोग अगर हमको हेल्प करें कि
लोगों को मना करें जो गंदगी करते हैं, आप भी थोड़ा सा केयर लें तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और हम इंडियंस इंडिया में गंदगी करते हैं लेकिन बाहर जाते हैं तो हम ही सबसे साफ और सबसे डिसिप्लिन्ड आदमी होते हैं। ये चीज़ क्यों होता है पता नहीं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को हेल्प करें और अपने मॉन्यूमेंट्स को क्लीन रखने के लिए सबको बताएं। और इसकी क्या बोलते हैं, आप एम्बेसडर बन के अपने कल्चर को थोड़ा सा और क्या बोलेंगे, इम्प्रूव नहीं मैंने प्रिजर्व करने में हम लोगों की सहायता करें। थैंक यू। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी जाएंगे, उनके पास हमारे जैसा हेरिटेज तो है ही नहीं। उनका जो है छोटे छोटे कासल्स या छोटा सा, अमेरिका में मुझे पता है कि एक छोटा सा कासल था, नॉट कोई आर्किटेक्चरली कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, बट द वे दे प्रिजर्व्ड इट। और वो यहाँ पे ये नहीं करना, वहाँ पे वो नहीं करना, वहाँ पे ये नहीं करना। तो मैं वही सोची कि हमारे पास जैसा सर बोल रहे 204 एकड़ जमीन है, उसमें इतना सारा बना हुआ है, हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पे ये है थोड़ा एक जो हम क्यों नहीं करते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में अगर आपने कुछ करा वहाँ पे, या जैसे ग्रेफिटी करी या कुछ भी करा, यू हैव द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। We do not have that threat of punishment and that's why we behave irresponsibly. तो इसी वजह से नेसेसरी कि we also have a threat of punishment कि अगर आपने ये कुछ किया, अगर ये यहाँ पे खाना आपने डाल दिया या पेपर डाल दिया, तो यू हैव अ थ्रेट ऑफ 500 रुपये आपको देना है। 500 रुपये हम नहीं निकालेंगे। मॅडम सर कुछ बोलणं, एक फक्त पॉईंट होता शेवटचा। यांनी जे सांगितलं की हे सगळं इंटरनॅशनल मॉन्युमेंट आहे, वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे, सेंट्रल ASI कडे येतं, ह्याच्यानंतर स्टेट ASI कडे येतात, ह्याच्याशिवायचे खूप मॉन्युमेंट्स आहेत। मॅडमच्या याला फक्त मी एक्सटेन्शन देतो की आपल्याकडे गावोगावी विरगळ म्हणा किंवा शिलालेख म्हणा किंवा मंदिरं धुळखात पडलेले आहेत। धुण्याचे दगड जे आहेत ना ते उलटे करून पाहिले त्याच्या खाली मूर्ती सापडलेली आहे। तर तुम्हाला एक अतिशय तळमळीनं विनंती, गेल्या 3 वर्षापासून आम्ही स्वतः ज्या छोट्या साईट्स आहेत अगदी दुर्लक्षित अशा, त्यांच्यासाठी भटका तांडा या नावानं हे अरेंज करतो औरंगाबाद शहरात जवळपास आणि मराठवाड्यात सुद्धा। तर शहागडला आत्ता मागच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये विन्सेंट या आमच्या मित्राने एक मोठी शिळा आम्ही सगळ्यांनी मिळून उचलली, तर खाली अतिशय सुंदर अशी शिवपार्वतीची मूर्ती, की हे आयकॉन या भागातली महत्वाची आहे आणि त्या लोकांना म्हणलं तर काही माहित नाही म्हणजे दगड पडलेला आहे, म्हणजे आत्ताची गोष्ट आहे। तर माझी तुम्हाला फक्त एकच रिक्वेस्ट आणि आपण पुढे जाऊ की तुमच्या आजूबाजूचे, तुमच्या गावातले, छोट्या गावातले, खेडेगावामध्ये कितीतरी ठिकाणी अशा मूर्ती, असे काही जणांचे नुसते शिर असे तुटलेले किंवा काही ठिकाणी शिलालेख सुद्धा आहेत, जे सगळ्यात महत्त्वाचं डॉक्युमेंट मानलं जातं आर्किओलॉजीमध्ये, असे पण आहेत पण जे दुर्लक्षित आहेत। तर या ठिकाणी तुम्ही कृपया द्याल तेव्हा त्याची माहिती तरी द्या, त्याचा फोटोग्राफ काढा आणि किमान सोशल मीडियावरती तेवढं आपण सर्च करू शकतो की मला ही गोष्ट या गावामध्ये सापडलेली आहे किंवा मला या ठिकाणी ही गोष्ट समोर दिसलेली आहे, तुम्ही याचा खुलासा करा किंवा सांगा। मग काही गोष्टी जर आमच्या निदर्शनास आणून दिल्या तर आपण आपल्या जवळपासच्या तरी एरिया, अगदी फारसं काही म्हणू शकत नाही पण अगदी आपल्या जवळपासचे जे काही आहे त्याच्या बाबतीमध्ये आपण थोडीफार जागरूकताचं उदाहरण म्हणून शेवटचं सांगतो की औरंगाबादला खंडोबाचं मंदिर आपल्याला माहिती, पण मूळ मंदिर टेकडीवरती आहे। प्राचीन म्हणजे सगळ्यांना खंडोबा शासनाने सुद्धा फंड दिला तो खालच्या मंदिराला, पण प्रत्यक्ष जे मूळ हेमाडपंथी मंदिर आहे ते वरती टेकडीवरती आहे आणि त्या भागामध्ये अक्षरशः चुली हे करून त्याच्यावरती मटण शिजवून आणि तिथं सगळं वाट लावून टाकली त्या परिसरामध्ये। तर एवढं आपण जरी आपल्या आजूबाजूच्या ह्याच्यासाठी करू शकलो आणि आपण सगळे म्हणून प्रयत्न करूयात, वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रयत्न करूयात आणि जेणेकरून आपल्या आजूबाजूचं जे काही सगळं छोटे मोठे का होईना असे जे काही पुरावे आहेत ऐतिहासिक आणि पौराणिक ते आपण जतन करूया। इथं फतेहाबाद म्हणून गाव आहे सर, तिथं आम्ही फतेहाबाद. इथं फतेहाबाद म्हणून